बिटिया का अचानक से बिस्तर से गिर जाना। मेरी बिटिया के बचपन के विकास की रफ्तार और बच्चों के मुकाबले थोड़ी धीमी ही रही। इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी भी तरह से किसी से कम थी, पर उसका देरी से बोलना और चलना कहीं न कहीं मुझे परेशान कर रहा था। मेरे परिवार में हम सिर्फ 3 लोग थे, मैं, रिया और रिया के पापा। हमारा संयुक्त परिवार था। इसके दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, ताऊ ताई सब शिमला में रहते थे, पर नौकरी की वजह से हम नालागढ़ में स्थानांतरित थे। हम मुश्किल से एक स्थान पर साल या 2 साल का समय ही काट पाते और सरकार हमारा तबादला कर देती। हम अपने परिवार से तभी मिल पाते जब हम शिमला जाते या फिर हमारा परिवार हमारे नए स्थान पर हमसे मिलने आता। हम 3 ही अक्सर अपने घर में पाए जाते। रिया के पापा के अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण हम दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी कम बात कर पाते। रात को घर में देरी से आने और सुबह दफ्तर जल्दी जाने की वजह से कभी रात को रिया सोई हुई मिलती और रिया के देरी से उठने के कारण मुलाकात कम हो पाती। सिर्फ एक इतवार ही ऐसा दिन होता जब हम तीनों एक दूसरे के साथ पूरा समय व्यतीत करते। इन्हीं कारणों से रिया को नए शब्द कम ही मिल पा रहे थे। मैं भी दिन भर अपने घर के काम में व्यस्त रहती। इसका चलना इसलिए कम था क्योंकि हमारे घर एकांत जगह पर होते हैं और आस पड़ोस में छोटे बच्चे भी नहीं थे जिसके आगे पीछे यह दौड़ती। आदमी के नाम पर हमारे घर एक बुजुर्ग औरत आती जो अक्सर मेरे घर के काम में मेरा हाथ बटा देती। मेरी बिटिया 8 महीने की हो चली थी और अब उसने पूरी तरह से हाथ पांव चलाना, पलटी मारना और घुटनों के बल थोड़ा सा घिसटना शुरू कर दिया था। पर मुझे कभी भी यह एहसास नहीं हुआ था कि ये हरकतें चोट को भी न्योता दे सकती हैं। रिया आज सुबह 7 बजे की जागी हुई थी और अपने पापा के बगल में आराम से लेटी हुई थी। रिया अपने हाथ पांव मारती हुई किलकारियों के साथ नजर आ रही थी। कभी जोर से आवाजें निकालती तो कभी जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें करती। आज दफ्तर का काम कुछ कम होने के कारण इन्होंने घर से देरी से निकलना था। करीब 10 बजे इसके पापा के दफ्तर जाने के बाद मैंने इसे नहलाकर, खाना खिलाकर और थपकी देकर सुला दिया था। क्योंकि रिया काफ़ी देर से जाग रही थी और खेल रही थी, इसको नहाने के बाद गहरी नींद आ गई और मैं भी इसका फ़ायदा उठाकर अपने घर के बाकी काम निपटाने में मस्त हो गई। मुझे था कि मैं इसके सोते ही सारे काम निपटा लूं और खुद भी थोड़ी सी झपकी ले लूं। नालागढ़ बहुत ही गर्म शहर है और इस गर्मी के कारण रिया बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अभी दिन के 11 बज चुके थे। मैंने अपनी तरफ से इसको पूरी सुरक्षा देने हेतु चारों तरफ से तकिए लगा दिए थे ताकि वह बिस्तर पर सुरक्षित हो और गिर ना सके। अब वह अगर एक पलटी भी खाती तो मुझे उसके गिरने का कोई डर न था। मैंने इसके सोते हुए सारे काम निपटाए और खुद नहाने चली गई। मैं अपने घर के सारे काम निपटा चुकी थी और रिया के साथ थोड़ा झपकी लेने की तैयारी में भी थी। मैं आपसे ये बातें इसलिए साझा करती हूँ कि मेरी तरह आप भी इस तरह से अगर बच्चे की परवरिश करती हैं तो गलतियाँ जो मैंने की हैं वो आप ना दोहराएं। क्योंकि जब बच्चों को चोट लगती है तो माँ वह दर्द जिंदगी भर नहीं भूलती और कदम कदम पर उस गलती का बोझ लेकर जीती है। यही धीरे धीरे माँ बनने का एहसास होता है। कभी भी जब बच्चा घिसटने लगे उसे अकेला बिस्तर पर नहीं छोड़ना चाहिए। यह मेरे दूसरे बच्चे के पालन पोषण में एक अच्छी सीख दे गया। मैं जब अपने बाथरूम से बाहर आई तो अचानक से रिया को बिस्तर पर ना देखकर बहुत परेशान हुई। मेरे हाथ पांव सुन हो गए थे क्योंकि मेरे और रिया के अलावा इस घर में कोई ना थे और अंदर से घर भी बंद था। मैंने उसके गिरने की कल्पना इसलिए भी नहीं की थी क्योंकि यह मेरे अनुमान से परे था। उसने तो अभी 2-3 दिन से हल्का सा घिसटना और पलटी मारना ही सीखा था। उसके तो चारों तरफ तकिए लगे थे, वो कैसे गिर सकती थी। कमरे में ना तो बच्चे के रोने की कोई आवाज़ थी। सच बताऊं, मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि यह बच्चा गिरा कैसे। मैंने कमरों में इधर उधर जाकर देखा कि रिया कहाँ है। जब वापस आकर बिस्तर की दूसरी तरफ देखा तो रिया का मासूम चेहरा उल्टी तरफ था और मुझे उसकी पीठ ही दिखाई दे रही थी। रिया चुपचाप बिना रोए, बिना आवाज़ किए और बिना हिले पेट के बल ज़मीन पर गिरी हुई थी।
मैं पूरी तरह से कांप रही थी। मैं आज भी जब उस दृश्य को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे अपनी इस गलती पर गुस्सा आता है। मैंने अब उसको उठाकर अपनी गोद में ले लिया था। रिया का शरीर पूरा नीला पड़ा था और माथे पर सूजन थी। माथे पर सूजकर एक गांठ सी पड़ गई थी। मुझे डर के मारे ऐसा लग रहा था जैसे इसमें सांस नहीं थी। रिया शायद गिरने के बाद रोई भी होगी, पर मुझे इसका रोना सुनाई नहीं दिया होगा और ये रोते रोते शायद थक कर नीली पड़ गई थी। हुआ क्या होगा ये मुझे आज भी समझ नहीं आता, पर ये सारे मेरे रिया के गिर जाने के अनुमान थे। पता नहीं रिया इस हालत में कब से ऐसी पड़ी थी। मुझे लगता था कि मैं माँ बनने के लायक ही नहीं थी। मैं बार बार अपने को कोस रही थी और शायद आज तक कोसती हूँ। कुछ गलतियाँ जिंदगी भर आपका पीछा करती हैं। आप उन गलतियों को लेकर सिर्फ पछतावा कर सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज लिखकर खुद को हल्का महसूस कर रही हूँ। मैंने रिया को अपने दूध से लगा लिया था। मैं खुद भी रो रही थी और कांप रही थी। रिया ने कोई 2 मिनट के अंतराल पर एक जोर से सांस भरी और रोना शुरू कर दिया। यह रोना मेरे लिए एक अच्छी दिशा का संकेत था। भगवान ने शायद मेरी मासूमियत को देखकर मुझे माफ़ कर दिया था और दया दिखाकर मुझे रिया वापस कर दी थी। आज भी मुझे वह कमरा, वह बिस्तर नहीं भूलता। रिया का वह दूध पीते मासूम चेहरा, वो एकटक मुझे देखती आंखें ऐसा एहसास दिला रही थी मानो बोल रही हूँ, माँ तू कहाँ थी, मुझे कुछ हो जाता तो। मुझे इस कलंक से भी शायद उसने बचा लिया था। उस समय मोबाइल नहीं होते थे। रिया का पेट दूध से भर चुका था, पर वे अभी भी अपने आप को असहज सा महसूस कर रही थी क्योंकि उसके माथे का फूला हुआ भाग उसको तंग कर रहा था। वे कभी रोती और बस गोद में ही रहने की जिद करती। उसने मुझे घर के कपड़ों को बदलने भी नहीं दिया और मैं पैदल ही रिया को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर पहले तो खूब घबराया, पर सब कुछ पूछने पर उसे लगा कि चोट बहुत गहरी नहीं थी। उसने मुझे खूब डांट लगाई, जिसकी शायद मैं हकदार थी। उसने कुछ दवाइयाँ लिखी, जिसको रिया को पिलाने के बाद रिया गहरी नींद में सो गई। इसके सिर की सूजन को बैठने में कम से कम 1 हफ्ता लग गया। मैंने इसको फिर कभी अकेला नहीं छोड़ा। अगर वह सो जाती तो मैं इसको ज़मीन पर मोटा गद्दा लगाकर सुलाती या फिर बिस्तर पर इसके साथ तब तक सोती जब तक वह उठ ना जाए। शायद ये छोटी छोटी यादें, गलतियाँ जीवन भर बहुत बड़ी छाप छोड़ जाती हैं और हमारा पीछा हमारे जीवन तक करती हैं। अब रिया 1 साल की हो गई थी और हम एक नए तबादले के साथ एक नई जगह पहुंच गए थे। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं एक नई कहानी और किस्से के साथ। नमस्कार।